बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट, आज हमारा यूनिट 6 और ओवरऑल हमारा लेक्चर नंबर 9 है। यूनिट 6 है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसका आज का पहला लेक्चर है, कल इसका दूसरा लेक्चर होगा केमिकल इक्विलिब्रियम का। और ओवरऑल ये 9वां लेक्चर है। मैंने आपसे कहा था कि मैंने 19 यूनिट्स को 25 लेक्चर्स में और 20 टेस्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो आज हम 9वें लेक्चर्स में हैं। पहला जो आगाज़ है ना, ये एक टेबल है जिसमें हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस को पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसमें ना मेरे काम की सिर्फ 2 बातें हैं, बाकी आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। मेरे काम की सिर्फ 2 बातें पहले वैसे पढ़ लेते हैं, फिर मैं वो अपने काम की 2 बातें आपके साथ शेयर करता हूँ। इरिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड इन वन डायरेक्शन ओनली एट गिवन कंडीशन। अब एफएससी कहती है कि आपको आना चाहिए कि वो रिएक्शन जो सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है, आई मीन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, और वो रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में जाता है, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट दोबारा किस में आते हैं, रिएक्टेंट में। तो ये होगी एफएससी। लेकिन एंटीटेस्ट क्या कहता है, एट गिवन कंडीशन। आपको ये पता होना चाहिए, मतलब ये मेरे पास एक रिएक्शन है, अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिली वाटर बना। अब ना वाटर जो है ना, वाटर 2H2O, वो डीकम्पोज होता है एंड दैट कन्वर्ट्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बेटा जी, ये भी बनता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है ना, इसको होने के लिए कंडीशन और चाहिए, और जो नीचे वाला है उसके लिए कंडीशन और चाहिए। नीचे वाला 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, ऊपर वाले के लिए हमें इलेक्ट्रिक स्पार्क चाहिए, इलेक्ट्रिक स्पार्क, इसमें से करंट गुजारना पड़ता है। मतलब दोनों की कंडीशन क्या है, सेम, डिफरेंट। अगर एक ही कंडीशन पर, आप दूसरी तरफ देख लो, ये वाला रिएक्शन, इसके लिए तकरीबन कुछ 750 केल्विन टेम्परेचर चाहिए। अब इस टेम्परेचर पर हाइड्रोजन आयोडीन मिलकर रिएक्शन HI भी बना रही है, और इसी टेम्परेचर पर HI डीकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन भी बना रहा है। इसका मतलब है वो रिएक्शन जो एक गिवन कंडीशन पर, सेम कंडीशन पर फॉरवर्ड भी जाए, रिवर्स भी आए, वो रिवर्सिबल, और जो सिर्फ एक कंडीशन पर फॉरवर्ड जाए या उस पर रिवर्स आए, उसे हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल। ऑलमोस्ट गोज टू कंप्लीशन। कंप्लीशन का मतलब क्या है? हम यहाँ कंप्लीशन का मतलब लेते हैं रिएक्टेंट का मुकम्मल तौर पर किसमें कन्वर्ट होना, प्रोडक्ट, दैट इज कंप्लीशन। ऑलमोस्ट उसने कहा है, यानी तकरीबन रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में। कायनात में वैसे ना, मैं आपको जनरल बताता चलूँ, कायनात में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। तो कुछ ना कुछ रिएक्टेंट रहता है, इसलिए लफ्ज़ क्या यूज़ हुआ है, ऑलमोस्ट। और रिवर्सिबल क्या कहते हैं, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट इसमें रिएक्टेंट में। ऑलमोस्ट कंप्लीशन का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट का मुकम्मल तौर पर, लेकिन चूंकि प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में आ रहा है, तो फिर ये रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं, नेवर गो टू कंप्लीशन। फ्री एनर्जी डेल्टा G नॉट इक्वल टू 0, फ्री एनर्जी डेल्टा G इज इक्वल टू 0। ये बात ज़हन में रखनी है। इरिवर्सिबल एक्सो भी हो सकता है, एंडो भी हो सकता है, लेकिन ये पहली बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको आनी चाहिए। ये पहली बात है। अगर लिखा हुआ है, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है तो फिर रिवर्स क्या होगा, एंडो। ये बात याद रखनी है। यानी मैंने कहा ना आपसे शुरू में कि मुझे तो इसमें 2-3 बातें चाहिए। जो मुझे यहाँ बात चाहिए ना, उसमें पहली ये चीज़ है जो आपने ज़हन में रखी, जिसको लेगेसी बनाकर मैं आगे बढ़ूँगा, जो मुझे आगे ली शटल प्रिंसिपल में चाहिए। तो पहली बात यहाँ पे क्या आ गई, रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर फॉरवर्ड एक्सो है, रिवर्स एंडो होगा, फॉरवर्ड एंडो है तो रिवर्स क्या होगा, एक्सो। लेकिन इरिवर्सिबल या वो एक्सो होगा या वो एंडो होगा, होता ही एक है। कैन बी कैरिड आउट इन ओपन एज वेल एज क्लोज, दोनों किस्म का कंटेनर हो सकता है, लेकिन यहाँ शर्त है द कंटेनर मस्ट बी क्लोज। और दूसरी बात जो मैं चाहता हूँ वो ये है, ये वाली बात कि रिवर्सिबल रिएक्शन उसका जो अल्टीमेट जिस चीज़ को वो हासिल करना चाहता है ना,
that is to achieve the equilibrium state, because equilibrium state is a stable state for reversible action. ये मैंने एक सेंटेंस बोला है, equilibrium state is a stable state. तो जो इरिवर्सिबल है उसमें इक्विलिब्रियम स्टेट का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं. अब आगे बढ़ो, मेरे पास आ गया इक्विलिब्रियम स्टेट. तीन चीज़ें हैं, नाम एक ही है बेटा जी. आप केमिकल इक्विलिब्रियम कह लो, आप इक्विलिब्रियम स्टेट कह लो, आप इक्विलिब्रियम पोजीशन कह लो. मैं ना ये तीनों लफ्ज़ कभी कोई बोल दिया करूँगा, कभी कोई, लेकिन मोस्टली ना मैं इक्विलिब्रियम स्टेट ही बोलूँगा. इक्विलिब्रियम स्टेट, क्या इक्विलिब्रियम स्टेट कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है? नहीं. इक्विलिब्रियम स्टेट इज जस्ट अ स्टेट, इज जस्ट अ पोजीशन. ये एक लम्हा है, ये एक हालत है. किसकी? रिवर्सिबल रिएक्शन की. तब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. A प्लस बी रिवर्सिबल, C प्लस डी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन. बेटा जी रिएक्शन शुरू हुआ, कुछ देर के बाद 10 मिनट के बाद आप देखते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. रिवर्स रिएक्शन, ये रिएक्टेंट कितनी तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, दैट इज का रेट ऑफ फॉरवर्ड. सपोज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है 0.5 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, और रेट ऑफ रिवर्स, प्रोडक्ट कितनी तेजी से रिएक्टेंट में आते हैं, तो रेट ऑफ रिवर्स भी 0.5 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड. दोनों आपस में, वो भी 0.5 है, वो भी 0.5 है. मतलब जितनी तेज़ी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उतनी तेज़ी से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में. अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसी सूरत हाल आ जाए जब दोनों रेट्स आपस में बराबर हो जाएं, तो हम उस रिवर्सिबल रिएक्शन की उस हालत को, उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम. शुरू में ना जब आप रिएक्टेंट लेते हैं रिएक्शन के लिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा होता है. सपोज 2 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड है, और रेट ऑफ रिवर्स बहुत कम है, 0.0001 मोल पर डीएम. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड 2 से 1.5, 1.8, 0.7 कम होता जाता है, और रेट ऑफ रिवर्स बढ़ता जाता है. वो 0.002 से 0.001, 0.1, 1, 2, 3 इस तरह वो बढ़ता जाता है. एक वक्त आता है दोनों रेट्स आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर. जब वो वक्त आ जाए रिवर्सिबल रिएक्शन को, उस हालत को, मैं ये कह रहा हालत, रिवर्सिबल रिएक्शन इज नॉट अ न्यूमेरिकल वैल्यू, मैं ये बार बार कह रहा हूँ. उस हालत को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम पोजीशन, केमिकल इक्विलिब्रियम. कुछ बातें हमें कैसे पता चलेगा, पहचान क्या है, हमें कैसे पता चलेगा रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच गया है? उसकी पहचान क्या है कि जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे आता है, व्हेन इक्विलिब्रियम स्टेट इज एस्टैब्लिश्ड at constant temperature, the concentration of reactant and product become constant. पहले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मुसलसल कम हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मुसलसल बढ़ रही है. एक वक्त आया अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ना कम हो रही है ना बढ़ रही, जितनी थी उतनी रुक गई हैं, तो हम कहेंगे अब रिएक्शन क्या हो गया? इक्विलिब्रियम स्टेट. एक और भी बात, यही इसको भी साथ शामिल कर लो, इसी पॉइंट को उसके साथ. और क्या पहचान है? और पहचान है कि जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंचता है ना, अगर उसका सॉल्यूशन का कलर कलर्ड है तो उसका कलर फिक्स हो जाएगा. यानी पहले सपोज वो डार्क ब्लू है शुरू में, तो वो डार्क ब्लू से लाइट ब्लू और थोड़ा सा कम और थोड़ा सा कम, लेकिन अब जो उसका कलर लाइट, वेरी लाइट ब्लू है, अब उसमें कोई चेंज नहीं आ रही. अगर कलर वेरिएशन रुक जाए, कलर कोई फिक्स हो जाए, तो हम क्या कहेंगे? रिएक्शन कहाँ पहुँच गया? इक्विलिब्रियम. और दूसरा किससे पता चलता है? डेंसिटी से. तीसरा किससे पता? अगर गैसेज हैं तो प्रेशर से. अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, फिक्स हो जाए, इसका मतलब है, तो किस किस चीज़ से हमें पता चलता है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुँच गया है?
अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फिक्स हो जाए, फिक्स को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट हो जाए, या दूसरी बार मैंने क्या कही, कलर जो भी उसका है, अगर कलरलेस है फिर तो पता नहीं चलेगा, डेंसिटी है, प्रेशर है, कैन बी अटेन्ड इन अ क्लोज वेसल, ये ऊपर भी बात हुई है। ओपन वेसल में जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वो बाहर निकल जाते हैं। कैन बी अचीव फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, मतलब आप ना नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं, अमोनिया बनता है। अमोनिया शुरू में तो थोड़ा होता है, फिर बनता जाता है, फिर वो अमोनिया भी डिकम्पोज होकर इसमें, और कुछ देर के बाद इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। इस इक्विलिब्रियम को अचीव करने में आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस से आगाज किया। अब मैं यही रिएक्शन करवाता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा जी आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैसेस ना लो, आप अमोनिया को लो, आप अमोनिया को लो, उसको वो कंडीशन दो, टेम्परेचर दो, प्रेशर दो, कैटलिस्ट दो, तो वो डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है, और कुछ देर के बाद क्या एस्टेब्लिश हो गया, इक्विलिब्रियम। अब दोनों रिएक्शन सेम है, रिवर्सिबल है ना, लेकिन इसमें पहले वाले केस में, ये जो रेड में मैंने शो करवाया, इक्विलिब्रियम स्टेट आपने रिएक्टेंट नाइट्रोजन हाइड्रोजन की तरफ से अचीव की, और दूसरे केस में आपके पास जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो किसकी तरफ से अचीव हुई है, अमोनिया की तरफ से अचीव हुई। अच्छा, नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम स्टेट इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक का क्या मतलब है कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाती है तो ये मत समझें कि अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना बंद कर देते, ऐसा नहीं है, वो मुसलसल कन्वर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होता है कि दोनों का जो कन्वर्जन रेट है वो सेम होता है। एट इक्विलिब्रियम स्टेट डेल्टा जी इज़ ज़ीरो, इस बात को भी समझना, डेल्टा जी इज़ ज़ीरो। अब डेल्टा जी ज़ीरो का क्या मतलब है, मैं ना तीन बातें बेटा जी आपसे क्या करूँगा। मैं कहूँगा जब डेल्टा जी, मैं कहूँगा जब डेल्टा जी नेगेटिव हो तो इसका क्या मतलब है, मैं कहूँगा जब डेल्टा जी पॉजिटिव हो तो इसका क्या मतलब है। ये दो बातें, डेल्टा जी नेगेटिव हो तो क्या है, डेल्टा जी पॉजिटिव हो तो क्या है, और डेल्टा जी ज़ीरो हो तो क्या है। तीन चीज़ें। पहली मैंने बात क्या की, अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस। ये मैं थर्मोकेमिस्ट्री में आपको दोबारा पढ़ाऊंगा। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो, पॉजिटिव, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। तीसरी बात, अगर डेल्टा जी ज़ीरो है तो मैं कहूँगा द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ये तीन बातें ज़रूर। अ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम स्टेट, ये हम ली शेटलर प्रिंसिपल में जाके पढ़ेंगे। इट हेल्प्स टू अचीव इट अर्लियर, यानी आपके पास एक रिएक्शन है ना, ए प्लस बी रिवर्सिबल सी प्लस डी, ये एक रिएक्शन है। विदाउट कैटलिस्ट अनकैटलाइज्ड हो, यानी अगर कैटलिस्ट नहीं हो तो फिर इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए सपोज अगर ये अनकैटलाइज्ड हो तो इसको इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए सपोज 10 मिनट लगते हैं, अगर कैटलिस्ट ऐड ना करें तो। अब आप इसमें कैटलिस्ट ऐड कर दो, अब कैटलाइज्ड हो गया, कैटालिसिस हो गया। अब इसको इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए बहुत कम वक्त लगता है, लेस देन अ सेकंड लगता है, 1 सेकंड से भी कम है। तो कैटलिस्ट ने क्या किया, कैटलिस्ट ने रिएक्शन को इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुंचने में हेल्प की, जल्दी उसको वहां पे पहुंचा दिया। बेटा जी दो क्वेश्चन, केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिवर्स रिएक्शन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय, कौन सी चीज़ है जो रेट ऑफ केमिकल स्टेट को डिस्टर्ब नहीं करती, वो है कैटलिस्ट। बाकी प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, इनको चेंज करने से इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब होती है। ये जो बातें हैं ना, प्रेशर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम स्टेट, ये चीज़ें हम जाके ना ली शेटलियर प्रिंसिपल उसमें पढ़ते हैं, वहाँ जाके इसको पढ़ते हैं। एक और बात, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इक्विलिब्रियम स्टेट इज अचीव्ड अर्लियर, और वो कौन सा है, कैटलिस्ट, बाय यूजिंग कैटलिस्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मुख्तलिफ शक्लों में पढ़ेंगे, हम इसको केसी भी पढ़ेंगे,
हम इसको KP भी पढ़ेंगे, KX भी पढ़ेंगे, KN भी पढ़ेंगे, हम इसको फिर जाके KW भी पढ़ेंगे, KA भी पढ़ेंगे, KB भी पढ़ेंगे और एंड पे KSP पे बात ख़त्म कर देंगे। ये ऑल दीज आर कॉल्ड इक्विलिब्रियम। किसी न किसी तरह इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टर्म से रिलेशन है। ये तो प्योर है ना, जिनको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। ये पहले जो चार है इन्हें हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। बाकी ये जो हैं इनका तल्लक भी लफ्ज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ही है, ये भी उसी से डिराइव किए गए। ये हमारा इंशाल्लाह ये वाला जो है ना, ये चारों, ये इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, अगला लेक्चर जो इसमें। अब जरा आओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपने ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से पहले बेटा जी ना लॉ ऑफ मैस एक्शन, इसको आपने ज़रूर पढ़ना। सॉरी, लॉ ऑफ मैस एक्शन, इसको आपने ज़रूर पढ़ना। लॉ ऑफ मैस एक्शन है क्या कि रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मैस ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे मैंने लफ्ज़ क्या बोला? एक्टिव मैस। एक्टिव मैस रिएक्टेंट का वो मैस जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है। मसलन आपने रिएक्टेंट लिया 10 मोल पर dm³, इतना लिया, दिस इज द मैस ऑफ रिएक्टेंट। अब इस 10 मोल पर dm³ में से रिएक्शन में कितना हिस्सा ले रहा है? वो ले रहा है जी 9.98 मोल पर dm³। 0.02 मोल पर dm³ हिस्सा नहीं ले रहा। तो जितनी अमाउंट रिएक्शन में हिस्सा लेती है उसे क्या कहते हैं? एक्टिव मैस। एक है मैस ऑफ रिएक्टेंट और दूसरा क्या है? एक्टिव मैस ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्टेंट की कुछ ऐसी अमाउंट होती है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती, उसको आप एक्टिव मैस में इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा, लॉ ऑफ मैस एक्शन ये बहुत सिंपल सा है। ये बड़ा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये सिंपल सी बात है। आप इसके अंदर छुपा हुआ कंसेप्ट देखो। जितनी ये एक बात देखना, जब मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट डालूंगा ना, स्क्वायर ब्रैकेट, इससे मैं बहुत सारे मान ही लूँगा। स्क्वायर ब्रैकेट ना, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। मैं कौन के लिखूंगा? कौन कंसंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट को हम लिखते हैं, ये आमतौर पर इसको हम लिखते हैं मोल पर dm³ में, लेकिन मैं और यूनिट्स भी लूँगा। मैं इसको मोल फ्रैक्शन में भी लूँगा, मैं इसको नंबर ऑफ मोल्स में भी लूँगा, मैं पार्शल प्रेशर की सूरत में भी लूँगा, मुख्तलिफ यूनिट्स लूँगा। और ये जो कंसंट्रेशन है ना, इसको मोलैरिटी में भी लिखा जाता है। बहरहाल आप उर्दू में इसकी मानी मिकदार ले लो, अमाउंट, ये मैं कंसेप्ट स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये मैंने क्या लिखा? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन फ्रिक्शन। जितनी रिएक्टेंट की मिकदार अमाउंट ज़्यादा होगी उतना रिएक्शन फास्ट होगा, और जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी उतना रिएक्शन स्लो होता जाएगा। ये बता रहा है। अच्छा, अब आ गया KC। बेटा जी KC के बारे में बात को ज़रा सुनना, मैं क्या कहता हूँ। एक छोटा सा लफ्ज़ आपके ज़हन में लाना, छोटा सा लफ्ज़, और वो क्या? ये आपके पास एक रिएक्शन है, A + B goes to C + D, ये रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। आप इसके मोल ले लो A, इसके मोल ले लो B, ये ले लो C, ये ले लो D। ये जो स्मॉल ABC है ना, दीज आर कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स। दीज आर आल्सो कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नंबर ऑफ मोल भी कह लो या कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम कहते हैं कि पहले आप इसका KC एक्सप्रेशन लिखें। KC एक्सप्रेशन, जब आप KC एक्सप्रेशन लिखेंगे तो इट विल बी KC कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ये ऊपर चली गई, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये नीचे आ गई। और इम्पॉर्टेंट वो क्या? ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, जो कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, दे अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ पार्स एक्सपोनेंट। तो इसका एक्सपोनेंट आ गया C, इसका एक्सपोनेंट D, इसका एक्सपोनेंट A और इसका एक्सपोनेंट B। ये जो मैंने लिखा ना ये वाला, दिस इज कॉल्ड KC एक्सप्रेशन। एक तो आपको KC एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए। अब इसमें जो बहुत अहम नुक्ता है वो क्या है? बहुत अहम नुक्ता वो क्या? आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर ली, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में ली। मैं इसको ना ज़्यादा सिंप्लीफाई करके यूँ लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दी।
जब दोनों के दरमियान बटा आता है तो हमें क्या लफ्ज़ बोलते हैं? रेशो। किस किस की? केसी क्या है? केसी इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ ये। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ना अहम तरीन नुकता, वो आप एंड तक नहीं पिक कर पाएंगे, आप उस तरफ सोचते ही नहीं है। हमारा आगाज़ ही वहाँ से होता है, बतौर उस्ताद बतौर स्टूडेंट मेरा तो आगाज़ ही वहाँ से होता है। वो क्या है कि आपने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की ये जो रेशियो दी है ना कंसंट्रेशन की, ये तब लेनी है जब रिएक्शन कहाँ पे होगा? इक्विलिब्रियम स्टेट पर। when reaction is at equilibrium state, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे अभी नहीं पहुंचा तो फिर अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की रेशियो लेते हैं, उसे आप केसी नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? क्यूसी, रिएक्शन कोशेंट। क्यूसी और केसी कब बराबर होते हैं? जब रिएक्शन क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ये बात है सिर्फ। केसी इसके भी बराबर है, ये के एफ ओवर के आर। के एफ क्या है? फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। के आर क्या है? रिवर्स रेट कांस्टेंट। कुछ केसी की प्रॉपर्टीज, ये जो प्रॉपर्टीज है मैं अक्सर आपसे कहता हूँ, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैं अक्सर आपसे कहता हूँ बेटा जी दीज आर द एमसीक्यूज। पहली बात क्या लिखी हुई है? पहली बात लिखी हुई है कि केसी सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करती है, केसी ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये बात ज़हन में रखिए, मतलब क्या भी समझाता हूँ। दूसरी ये बात क्या लिखी है? केसी किस किस पर डिपेंड नहीं करती। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कम ले ज़्यादा ले, रिएक्शन की केसी का उससे कोई तल्लुक नहीं। केसी डायरेक्शन पे नहीं, केसी चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये ली शैटल प्रिंसिपल है। ये जो है ना ली शैटलियर प्रिंसिपल है। अच्छा पीछे हमने बड़ा क्या पढ़ा था? हमने ना अब ना इस सारे को समझते हुए ना दो चीज़ों में फ़र्क भी रखना। अभी तक हमने एक पढ़ा है इक्विलिब्रियम स्टेट, एक हम पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये दो अलग अलग बातें मेरे बच्चे, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब इक्विलिब्रियम स्टेट में आपको मैं पढ़ा रहा था ना, तो मैंने कहा था कि इक्विलिब्रियम स्टेट एक हालत है, एक स्टेट है, एक मौका है, एक लम्हा है जब रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर। इसमें क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट अ स्टेट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये रिएक्शन है, ए गोज टू प्रोडक्ट, ये एक रिएक्शन है रिवर्सिबल। अब मैं कहता हूँ इसकी केसी वैल्यू क्या? आप कहते हैं जी इसकी केसी वैल्यू 10⁻³ है एट 25 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि केसी इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। हाँ ये कैसे मालूम करते? वो ऊपर मैंने बताया, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन कब रेशियो लेनी है? व्हेन द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट। बेटा जी इनको काइंडली आपने मिक्स नहीं करना। अब पीछे आपने क्या पढ़ा है? अगर आप कंसंट्रेशन को, प्रेशर को, वॉल्यूम को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेट चेंज हो जाएगी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर आप इन तीनों चीज़ों को चेंज करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगी। एक बात कामन है, टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम स्टेट भी चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होती है। ये बातें ज़हन में बैठ रही है जो बता रहा हूँ आपको ना। जब तक कंपैरेटिव स्टडी की आदत नहीं ना डालोगे, जब चीज़ों को कंपेयर करके याद करने का तरीका नहीं ना आएगा, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जो गेम आप जिस गेम में लगे हुए हैं ना, MD CAT, ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गेम है। इससे तो मुश्किल वर्ल्ड कप या ओलंपिक्स भी नहीं है। हकीकत जाने आपकी ज़िंदगी में कहाँ वर्ल्ड कप का आना है, तो कहाँ पे ओलंपिक? आपकी ज़िंदगी का ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप यही MD CAT है। और जिस तरह खिलाड़ी वर्ल्ड कप के लिए, ओलंपिक्स के लिए पूरी ज़िंदगी अपने आप को प्रिपेयर करता है ना, आप इसके लिए करें। आपकी टेक्निक्स आनी चाहिए, कंपैरेटिव स्टडी आनी चाहिए, ठीक है? किन फैक्टर को चेंज करने से इक्विलिब्रियम स्टेट चेंज हो रही है? कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा। और एक और बात, कैटलिस्ट ना इक्विलिब्रियम स्टेट को चेंज कर डिस्टर्ब करता है और ना केसी, टेम्परेचर, दोनों को चेंज कर देता है।
मेरी बात को समझ रहे हो ना? यू मस्ट हैव अ डिफरेंस, अ कंपैरिजन बिटवीन इक्विलिब्रियम स्टेट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, एक बात मैं जो पहले कह रहा था, मेरे पास ये रिएक्शन है a प्लस बी रिवर्सिबल c प्लस 2। अब ना इसकी केस सपोज 1 है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा जी यही रिएक्शन आप ना a प्लस बी गोज टू c प्लस डी। अब यही रिएक्शन 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे परफॉर्म कर रहा हूँ। आपने क्या किया? आपने टेम्परेचर को चेंज कर दिया। अब क्या अब इसकी केसी वैल्यू 1 ही रहेगी? आंसर नहीं। अब या तो ये 1 से ज़्यादा हो जाएगी या 1 से कम हो जाएगी। ज़्यादा होगी या कम होगी? क्या कम होगी या ज़्यादा होगी? ये डिपेंड करता है क्या ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। और ली शटल प्रिंसिपल हमें बताए। मेरी बात को समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब है एक चीज़ केसी को चेंज करती, सिर्फ एक चीज़, और वो क्या है? टेम्परेचर। बाकी कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, कैटलिस्ट, वो तमाम चीज़ें केसी को अफेक्ट नहीं करती। केसी डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट रेट एट विच द रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन का केसी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। और ये एक और बात है, ये 2 रिएक्शन है बेटा जी। ए बी गोज टू सी डी गोज टू ए बी। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। और इस केस में ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट। उलट आ गया ना एक दूसरे। ये पहले वाले की केसी और दूसरे के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने क्या कहा? केसी प्राइम, वो ऊपर डैश हो, इसे प्राइम कहते हैं। तो अगर आप इनका रिलेशन लेंगे तो ये रिलेशन आता है, यानी एक दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पे। मसलन मैं आपको एक रिएक्शन है H2 प्लस I2 रिवर्सिबल 2HI। इसकी केसी वैल्यू अब मुझे सही याद नहीं है, कोई ना कोई वैल्यू है इसकी। मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ इसकी केसी वैल्यू सपोज 20 है एट 100 डिग्री, एट 750 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यही आप लोगे ना 2HI गोज टू H2 प्लस I2। अब इसकी केसी प्राइम क्या होगी? तो हमने क्या पढ़ा है कि केसी प्राइम दैट इज इक्वल टू 1 ओवर उसकी केसी कितनी मैंने 20। अब इसको सॉल्व कर, तो 1 को अंदर रख के 20 पे डिवाइड कर लें, जो आपके पास आंसर आएगा वो इसकी क्या आ जाएगी? केसी। बात को समझ रहे हो ना? ये जो मैंने आपको बताया ना, ऐसे MCQ आते हैं। सुनो नेक्स्ट, ये जो केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मैंने अभी आपको एक बात पढ़ाई। मैंने आपसे कहा ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म है ना, खुदारा इसे केसी तक महदूद ना करो, अपने आप को महदूद ना करो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म हम इन सब के साथ जोड़ेंगे और मेन में आज इन 4 के साथ जोड़ोगे। अब देखो, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, ये केसी भी होता है, केपी भी होता है, केएक्स भी होता है, केएन भी होता है। अब एंटीटेस्ट का स्टूडेंट क्या समझता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के 4 सिंबल है? हम कहते हैं यस। फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ एक लफ्ज़ का, और वो है कि आप कंसंट्रेशन का यूनिट कौन सा इस्तेमाल करते हैं। क्या फ़र्क है कि आप कंसंट्रेशन का यूनिट कौन इस्तेमाल। अगर कंसंट्रेशन लेते हैं मोल पर dm³ में, तो फिर क्या होगा? केसी। अगर कंसंट्रेशन लेते हैं एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में ले लो, टॉर में ले लो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ले लो, ऑल दीज आर यूनिट्स ऑफ प्रेशर, तो फिर क्या आएगा? केपी। अगर कंसंट्रेशन का यूनिट लो मोल फ्रैक्शन, फिर क्या आएगा? केएक्स। और अगर कंसंट्रेशन का यूनिट लो मोल, तो फिर क्या आएगा? केएन। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसके लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपने कंसंट्रेशन का कौन सा यूनिट लिया। एक और भी चीज़, मैं ना ज़्यादातर केसी का ही इस्तेमाल करूँगा। केसी, अगर मैं केसी का ज़्यादातर इस्तेमाल करूँगा, इसका मतलब है मैंने जो कंसंट्रेशन ली है ना, वो मैं लूँगा मोल पर dm³ में। बेटा जी, ये जो मोल पर dm³ होता है ना, दिस इज इक्वल टू मोलैरिटी। मोलैरिटी तो बाज़ जगहों पे ना मोल पर dm³ की जगह पे आपके पास ना कैपिटल M लिखा होगा,
मैं एक छोटी सी बात आपको समझाऊँ। ये कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन होती है मोल पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन मोल पर यूनिट वॉल्यूम। और मोल क्या होता है? मोल को मैं एन से लिखता हूँ और वॉल्यूम आ गया वी, एन ओवर वी इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। मजीद मोल को मैं लिखूंगा MOL और वॉल्यूम किस में मैं ले लेता हूँ? DMQ में। जब मैं वॉल्यूम को DMQ में लूंगा, अब मेरे पास ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ये मोल पर DM। और मोल पर DM क्यूब को मैं साथ ही क्या लिखूंगा? कैपिटल M मीन मोलैरिटी। अब ये जितनी भी बातें बता रहा हूँ ना, इसमें एक लफ्ज भी, एक लाइन भी, एक डॉट भी मैं एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा हूँ। ये पिछले आपसे जो 20-25 साल हो गए मुख्तलिफ एग्जाम में आने वाले MCQs हैं। कभी वो कुछ पूछ लेता है, कभी वो कुछ पूछ लेता है। आगे आओ, रिलेशनशिप बिटवीन KP एंड KC। मैं तो कहता हूँ रिलेशनशिप बिटवीन KP, KC, KX और KN, चारों का रिलेशन आना चाहिए। और आपकी जो बुक है उसमें चारों का रिलेशन दिया हुआ है। आप सिर्फ एक रिलेशन पे आओ, पहले वाला। अब ना पहले तो मैं जनरल आपको पढ़ा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। लिखा हुआ है पहला केस, इफ डेल्टा n इज इक्वल टू 0, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। जैसे कि ये एग्जांपल है। अगर आप इस एग्जांपल को देखोगे तो आपके पास ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के मोल आपके पास आ गए 2। ये है प्रोडक्ट के मोल भी आपके पास क्या हैं? 2। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर होते हैं ना, तो बेटे जी हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि इस सूरत में जो आपके पास KP है और KC है, ये क्या होंगे? बराबर होंगे। ये दोनों आपस में बराबर। दूसरा केस है कि इफ डेल्टा n इज पॉजिटिव, मतलब रिएक्टेंट के मोल कम हैं और प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं। अगर आप इस एग्जांपल को देखोगे ना, तो रिएक्टेंट के मोल NR वो 1 मोल है और प्रोडक्ट के मोल NP वो आपके पास 2 मोल्स हैं। तो प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं। मैं सिर्फ एक लफ्ज़ आपको याद करवाना चाहता हूँ, प्रोडक्ट के मोल्स ज़्यादा हैं। ये सिर्फ एक लाइन। प्रोडक्ट का लफ्ज़ पे से शुरू हुआ, ये पे है, PRODUCT, प्रोडक्ट। पे से शुरू हुआ। और जब मैं KP लिखता हूं तो उसमें भी ये P आ गया। अगर प्रोडक्ट के मोल ज्यादा तो KP ज्यादा है। अब इस बोल सिर्फ एक लफ्ज, अगर प्रोडक्ट के मोल ज्यादा होंगे तो KP ज्यादा होगा। तो अगर के, और दूसरी तरफ इस बात को ले आओ, अगर रिएक्टेंट के मोल, यहाँ रिएक्टेंट के मोल हैं 4 और प्रोडक्ट के मोल हैं 2, तो इसका मतलब है यहाँ पे रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हैं। तो रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा होंगे तो KC ज़्यादा। यानी अगर ना मैं इख्तसार के साथ बात लिखूँ, इख्तसार के साथ आपको याद करवाऊँ, और सिर्फ एक सेंटेंस, अगर प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा तो KP ज़्यादा, सिर्फ एक लाइन रट्टा लगाना, प्रोडक्ट ज़्यादा KP ज़्यादा, प्रोडक्ट ज़्यादा KP ज़्यादा। अच्छा अब देखो, मैंने पहली बात क्या की? मैंने कहा अगर डेल्टा n 0 होगा, मतलब अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर होंगे, तो फिर क्या होगा? KP और KC ये भी आपस में क्या होगा? KN और KX ये सारे के सारे आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, सारे बराबर। दूसरी बात नंबर 2, अब आपने ना ये जो पहली मैंने बात की है, ऐसे रिएक्शन रिवर्सिबल ढूंढ लेने जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर है। एक मैंने ऊपर आपको समझाया अभी। दूसरी बात, अब मैं कहता हूं कि डेल्टा n इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी वैल्यू मोर देन 0, वो तभी आएगी अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। अब मैंने आपको क्या समझाया? अगर प्रोडक्ट के मोल ज्यादा होंगे तो KP ज्यादा होगा, यानी इस केस में KP इज ग्रेटर देन KC। मैं बेटा जी इसको यूं भी लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि KC, बल्कि इसको ना एक दफ़ा इस तरह ही चलने दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा नेक्स्ट, तीसरी बार मैंने क्या कही है? अगर डेल्टा n नेगेटिव है, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। अब इसमें क्या होगा? इसमें क्या है?
कि के सी इज ग्रेटर देन के पी या के पी इज लेस देन के सी, एक ही बात है। अच्छा चले, जितनी मैंने बातें बताई मुझे अब समझाना। मेरे पास एक रिएक्शन है 2SO2 प्लस O2 गोज टू 2SO3। मुझे ना पहले एक बात बताओ, इस रिएक्शन में बताओ रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट दैट इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू 2। ये आ गया। अब बताओ इसमें Kp और Kc का क्या रिएक्शन? Kc इज ग्रेटर देन Kp। अच्छा चलो एक और बात, ये मेरे पास रिएक्शन है 2KClO3 goes to 2KCl प्लस 3O2। बताओ इसमें Kp और Kc दोनों में से किसकी वैल्यू बड़ी है? बोलो, किसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा है? प्रोडक्ट के मोल ज्यादा। अगर प्रोडक्ट के मोल ज्यादा होंगे तो, लेकिन इसमें Kp और Kc का कॉन्सेप्ट लगता ही नहीं, क्योंकि ये कौन सा है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। हाँ समझ आई ना? हर वक्त Kp Kc के चक्रों में नहीं रहते, कुछ और भी अकल से काम लेते हैं। यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यूनिट्स बेटा जी, ये पहली बात, ये दो बातें। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर हैं, इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, देन Kc हैज नो यूनिट्स। इसके मोल, रिएक्टेंट के मोल 2, प्रोडक्ट के मोल 2, Kc का कोई यूनिट नहीं। आसान सी बात है। यहाँ भी रिएक्टेंट के मोल 2, प्रोडक्ट के मोल 2, Kc हैज नो यूनिट्स। अगली बात, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर नहीं है, जैसे कि ये वाले एग्जांपल है, ये वाले एग्जांपल, तो फिर Kc डेफिनेटली कुछ ना कुछ यूनिट्स रखेगा। मैं एक बात आपको क्लियर करता चलूं, अभी मैंने समझाया भी है। जहां भी स्क्वायर ब्रैकेट आएगी ना, स्क्वायर ब्रैकेट, आप इसकी जगह पे 3 चीजें लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट जहां भी आएगी, आप यहां पे लिखोगे मोल पर डीएम क्यूब, एक बात। आप यहां पे लिखोगे कॉन्क डॉट, आप यहां पे लिखोगे कैपिटल M। तो बाज दफा आपसे यूनिट इसमें पूछे जाते हैं, बाज दफा इसमें पूछे जाते हैं, बाज दफा इसमें पूछे जाते हैं। मसलन 2016, 17, 18 में UHS का जो MD कैट का पेपर है, यही रिएक्शन था और कहा गया था कि Kc के यूनिट बताओ क्या हो, और ऑप्शन ऐसे नहीं थे, ऐसे नहीं थे, ऑप्शन और थे। और करेक्ट ऑप्शन बड़ा क्या था? ये आपके पास ये ऊपर है ना NH3 टेकन, तो मैं इसकी जगह पर लिखूंगा कॉन स्केल, ये 2 है ना ऊपर, और नीचे मैं क्या लिखूंगा? ये इसकी जगह पे कॉन कंसंट्रेशन, और इसकी जगह पे क्या लिखूंगा? कॉन का क्यूब। ये अब बेटा जी ये 3 यहाँ 1 3 1 4 ऊपर जाएगा तो -4, और ये 2 -4 ये आपके पास आएगा कॉन पावर -2। ये था उसका करेक्ट ऑप्शन। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, इसमें -2 भी लिख सकता हूं, और अगर आप इसको इस सेंस में ले जाना चाहते हो वो भी आप ले जा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आपको हर तरह के क्वेश्चन के लिए अपने आप को मेंटली रेडी करना होगा, प्रेपरेशन करनी। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ज़रा ना पहले मैं मुद्दा उठाता हूँ, मैं सवाल उठाता हूँ कि मैं आपके साथ डिस्कस क्या करना चाहता हूँ। पहले मैं मुद्दा उठाता हूँ। मुद्दा ये है, क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक रिएक्शन है A + B goes to C + D। आप मेरे स्टूडेंट हैं, आपको मैं ना ये दोनों रिएक्टेंट्स देता हूँ, दीज आर द रिएक्टेंट्स। मैं आपसे कहता हूँ बेटा जी लैब में चले जाओ और ये रिएक्शन परफॉर्म करो। आप लैब में चले जाते हैं, आपने ना गूगल में इस रिएक्शन को जो मैंने दिया है, आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी Kc वैल्यू चेक कर लेते हैं, और आपको फर्ज करते हैं, आपको गूगल बताता है कि इसकी Kc वैल्यू 4 आती है। ठीक है, ये जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर Kc वैल्यू 4 आना, ये आपने लिटरेचर से मालूम कर लिया। अब आप वहाँ पे ना रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। मैं कुछ देर के बाद आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा जी
क्या इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो गई है? आप क्या करेंगे? आप उस मिक्सचर में से सैंपल लेंगे, आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को ऊपर रखेंगे, प्रोडक्ट को ऊपर रखेंगे और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को नीचे रखेंगे। आप आंसर लेंगे। फर्ज करते हैं आंसर आता है 2, केसी कितनी है 4, आंसर 4 से कम है, इसको हम कहेंगे क्यूसी। अब आपके पास केसी रिएक्शन की आपने कितनी देख ली है 4, लेकिन जब मैंने आपसे पूछा आपने कैलकुलेशन के बाद मुझे बताया कि सर वो ना 2 आ रहा है आंसर, तो उसका मतलब है वो जो आपका आंसर 2 आ रहा है वो केसी नहीं बल्कि क्या है क्यूसी, और वो जो 2 आपका डिजिट है वो 4 से कम है। तो मैं आपसे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा जनाब अली अभी आपका रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड। अभी मजीद रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में, फिर जाके कहीं आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी। और कुछ देर के बाद मैं आपसे दोबारा पूछता, जी जनाब अब क्या इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो गई? आप रिएक्शन मिक्सचर में से सैंपल लेते हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की रेशियो लेते हैं और आंसर कितना आता है 4, और आप मुझे क्या कहते हैं? अब आप कहते हैं कि सर QC और KC आपस में क्या हो गया, बराबर, इसका मतलब रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट। या अब एक और बात, अगले दिन आप दोबारा, मैं आपसे कहता हूँ बेटा जी आज आपने ना ये C और D को लेना है, प्रोडक्ट ले लें और जाएं आप रिएक्शन परफॉर्म करें। कुछ देर के बाद मैं आपके पास आता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ हाँ जी क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया, आपने सैंपल निकाला, सैंपल निकाल कर उसको एनालाइज किया, आपने वो ये वाला फार्मूला लगाया और आपका आंसर आ गया 7। रिएक्शन की केसी कितनी है 4, आपका आंसर QC कितना आ रहा है 7। इसका मतलब है अब आपकी जो वैल्यू है वो केसी से ज़्यादा है, यानी इस केस में QC इज ग्रेटर देन केसी। इसका मतलब है ये रिएक्शन किधर आएगा, रिवर्स, यानी CD किस में कन्वर्ट होंगे, AB। ये अब इन बातों को इकट्ठा करो। अगर QC ज़्यादा है KC से, KC 4 है QC 7 है, तो रिएक्शन किधर आएगा, रिवर्स, यानी प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट होंगे, रिएक्टेंट। और अगर QC अब KC ज़्यादा है QC से, QC इज लेस देन KC, तो इसका मतलब है कि अब रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड, यानी रिएक्टेंट किस में, मजीद प्रोडक्ट में कन्वर्ट। और अगर दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब है रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ये बराबर। एक और बहुत अहम होता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ बेटा ये आपको हेडिंग के मान ही आनी चाहिए। क्या मतलब है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि इसका मान ये है कि जब रिएक्शन में रिएक्शन जब इसको मैं RX ही करूँगा, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंच गया तो वो किस हद तक मुकम्मल हो चुका था। ये अब आप कहेंगे जी ये तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट, वो तो पता है, किस हद तक, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट मीन हद, किस हद तक मुकम्मल, इसका माने क्या? इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, हाउ मच अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट जो है ना वो कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और कितना बाकी बचा। तो क्या केसी हमें बता सकते हैं? हम कहते हैं यस। कभी आप ना केसी का बेसिक फॉर्मेट देखो ना, मैंने कुछ देर पहले आपसे क्या कहा कि केसी आप लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक बात में मैं कह रहा था कि बेटे जी आप उस बात को नहीं समझते, और वो भला क्या है, आपने ये रेशो तब लेनी है जब रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट, उससे पहले या उसके बाद नहीं लेनी, वो QC हो जाएगा, उससे हमारा कोई तल्लक नहीं। अब ना इस रिलेशन को दोबारा देखना, ये वाला जो रिलेशन है बेटा जी, इस ये रिलेशन कहता है KC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट।
ये रिलेशन कहता है Kc इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब अगर Kc अब सुनना है, अब एंटी टेस्ट है, अगर Kc ज़्यादा है तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर प्रोडक्ट भी ज़्यादा है, रिएक्टेंट कम है। अगर Kc बहुत ज़्यादा है तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि रिएक्टेंट फिर क्या होगा, कम होगा। अब देखो इधर, अगर Kc ज़्यादा है तो रिएक्टेंट क्या होगा, कम। अगर Kc बल्कि इसको उलट कर लो, अगर Kc कम है तो रिएक्टेंट ज़्यादा, और अगर Kc बहुत ही कम है तो रिएक्टेंट बहुत ही ज़्यादा है। एक तो ये बात, जब तक ये बात आपके जहन में नहीं ना बैठेगी, मेरे जहन में ये बात बैठेगी तो मैं भी आपके जहनों में यही बातें बिठाऊंगा। ये इब्तदाई बात है, हम इससे कई और बातें निकालेंगे, देखना। ये मेरे पास ना पहली बात है, मैं सिर्फ एक समझाऊंगा। ये जो अगले दो हैं ना, वेरी स्मॉल, Kc नाइदर वेरी लार्ज, ये आपने खुद समझना है मैंने क्या कहा। सुनो, अब इस केस को देखो, इसकी Kc वैल्यू जो है ना 10⁻55 है एट 25। बेटा जी 10⁻55 समझते हो क्या होता है? 10⁻55 है कि आप 1 लिख कर उसके साथ कितने ज़ीरो लगाने हैं, 55 लगाने हैं। आपको इतनी गिनती नहीं आती, आपकी गिनती 10⁻12 तक रहती है। अगर आप हिंदुस्तान में होते ना तो फिर आपकी गिनती 10⁻18 तक जानी थी। ये 10⁻55 है। ये जो 10⁻55 वैल्यू है, क्या ये ज़्यादा है? आंसर है नहीं, ये बहुत ज़्यादा है। बल्कि मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि अगर मैं सुबह से शुरू हो जाऊँ ना बहुत कहना, शाम तक पूरी ज़िंदगी और अगली अपनी 100 नस्लों को कहूँ कि बहुत बोलते रहो, फिर भी ये वैल्यू उससे कई गुना ज़्यादा है, इतनी बड़ी वैल्यू। अच्छा, ये वैल्यू Kc की बहुत ज़्यादा है। अगर मैंने ऊपर क्या लिखा है, अगर Kc बहुत ज़्यादा होगा, Kc अगर बहुत ज़्यादा है तो उसका क्या मतलब है, प्रोडक्ट बहुत, और प्रोडक्ट इसमें कौन सा है, ऑक्सीजन। और इधर क्या है, ओजोन। अब Kc की वैल्यू में क्या बता रही है कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आता है तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और उसके मुकाबले में जो ओजोन है उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है। मैं ज़रा आपको एक और बात बताता हूँ। अगर मेरे पास एक रिएक्शन है इक्विलिब्रियम स्टेट पे, उसके पास Kc की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितनी है, 4, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी, 4, आंसर आएगा 1। अगर Kc 1 आती है ना, इसका मतलब है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बराबर है, 4 है। अगर प्रोडक्ट है 8, रिएक्टेंट है 4, अब आंसर क्या आएगा, 2। इस 2 का मानी कभी आपको आ जाए ना तो क्या कहना है, इस 2 का मानी वाला क्या है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से 2 गुना ज़्यादा है। कितने गुना ज़्यादा है? और अगर ये Kc की वैल्यू 2, यहाँ 2 है ना, 2 की बजाय ये आ जाए 100, अब आप क्या कहोगे कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से 100 गुना ज़्यादा है। और अगर यहाँ पे आ जाए 10⁻6 लाख, तो फिर आप क्या कहो, 10 लाख, फिर क्या कहोगे कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से अब अगर आ जाए 10⁻55, इसका क्या मतलब है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो ऑक्सीजन है उसकी कंसंट्रेशन ओजोन से इतने गुना ज़्यादा है। अगर आप एक मॉलिक्यूल ओजोन का लो ना, ओजोन का इक्विलिब्रियम स्टेट पर, उसके मुकाबले में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होंगे, 10⁻55 मॉलिक्यूल। ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूँ ना कि आपके पास 1 रुपया है और वो जो बंदा उसके पास 10,000 अरब रुपए हैं, तो आपसे वो थोड़ा सा अमीर हुआ ना, थोड़ा सा तो अमीर होगा ना, कि आपके पास माशाल्लाह 1 रुपया है, उसके पास 10,000 अरब है। ये जो वैल्यू ना 10⁻55 मॉलिक्यूल,
ऑक्सीजन के कितने मालिक्यूल और ओजोन का उसके मुकाबले में क्या है, एक है। अच्छा, ऑक्सीजन के क्यों ज़्यादा मालिक्यूल है? क्योंकि गिवन कंडीशन पर यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन इज़ हाईली स्टेबल, और ओजोन क्यों कम है? क्योंकि ओजोन इज़ हाईली अनस्टेबल। एक और भी चीज़, फितरत का रूल है, फितरत का, और फितरत का रूल क्या है? स्टेबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। मैंने कहा ये केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो का रूल नहीं है, ये फितरत का रूल है। फितरत, नेचर, अल्लाह की कुदरत का रूल है। जैसे अल्लाह की कुदरत का एक रूल है ना कि अगर आप किसी के साथ भलाई करोगे, किसी पे एहसान करोगे, मेरा अल्लाह आपको इसका सिला देगा। कहीं ना कहीं अल्लाह ताला की ज़ात आपको कंपनसेट करेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, कंपनसेशन हो गई। और अगर आप किसी के साथ जुल्म करोगे, ज़्यादती करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको उसका बदला देना पड़ेगा। इंसान चाहे मजलूम आपसे बदला ना भी ले सके ना, लेकिन अल्लाह की ज़ात कहीं ना कहीं शिकंजे में आपको कस देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये फितरत का रूल है। अगर मेरा अल्लाह ऐसे रूल ना रखता तो ये दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता। और फितरत के रूल में एक रूल क्या है? स्टेबिलिटी। जो चीज़ स्टेबल होगी उसकी रिएक्टिविटी कम है, और जो चीज़ अनस्टेबल होगी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा। अब मुझे चला बताओ, अगर इतनी मैंने एक जुमे वाले दिन खुतबा कर दिया है पहले ही, तो मुझे बताओ, अगर आपसे मैं कहूँ कि ओजोन और ऑक्सीजन दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी गैस है? कितनी ज़्यादा रिएक्टिव है? उतनी ज़्यादा रिएक्टिव है जो मैंने कहा ना 10⁵55, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। और ऑक्सीजन, इस कमरे में ऑक्सीजन है, स्टेबल है, आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल भी कुछ करते हैं, इस कमरे में ऑक्सीजन है, दैट इज स्टेबल। इधर ओजोन नहीं है, ओजोन इधर स्टेबल नहीं है, उसको स्टेबिलिटी के लिए बहुत ऊपर जाना पड़ता है। कहाँ? यहाँ से 25 किलोमीटर दूर। कभी देखा है ओजोन को? ये जो आप शायर, आपको जो शायर ने जो आपको बेवकूफ़ बनाया हुआ, नीला आसमान, ठीक है ना, ये नीला आसमान कोई आसमान समून नहीं है, दिस वन इज़ द ओजोन लेयर। और ये ज़मीन से 25 किलोमीटर के फासले पे ये ओजोन की सारी लेयर है। अगर आप उधर चले जाए ना वो पोल्स पे, तो वहाँ से ये कहीं से ना बीच में से सुराख भी है, वो आगे भी नज़र आता है, बीच में बहुत बड़ा होल है, उसे कहते हैं ओजोन होल। वहाँ इसकी सुराख तो नहीं है, सुराख तो नहीं है, लेकिन थिकनेस वहाँ पे क्या हो जाती, कम हो जाती। वैसे ये 3 किलोमीटर है। आज किन कामों में निकल गया, इधर आओ। अब आए वेरी स्मॉल केसी वैल्यू। बेटा जी, केसी की वैल्यू बहुत कम है। अभी हमने बात क्या की है? अगर केसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही है ना। अगर केसी, ये 10⁻13 भी बहुत 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 कम वैल्यू है। उतनी कम, उतनी तो नहीं जैसे 10⁵55, लेकिन फिर भी ये अगर केसी बहुत कम है तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा। यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है? HF। 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होने के बावजूद, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद, HF आगे H2F2 में बहुत कम कन्वर्ट हुआ, क्योंकि रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा, यानी ये ज़्यादातर अनरिएक्टेड फॉर्म में रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं। इसका मतलब है ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये बहुत कम फॉरवर्ड गया है। और ये वाला जो रिएक्शन मैंने पीछे आपको पढ़ाया, ये बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड गया। यानी ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये तो आप कह लो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। हालांकि हम कह नहीं सकते, ऑलमोस्ट तो इरिवर्सिबल में कहते हैं ना, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि ये तकरीबन क्या हो गया, ऑलमोस्ट। और लेकिन इसको आप क्या कहोगे कि रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना गवारा ही नहीं। बेटा जी, इसको आप खुद डील करोगे, ये मैं नहीं पढ़ाऊँगा। आए जी, द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, व्हेन आई से द ग्राम मॉलिक्यूल इट मीन्स मोल्स n ऑफ ए सब्सटेंस प्रेजेंट पर यूनिट। अभी आप तो कहा है n/v, इसको मैंने क्या बोला, कंसंट्रेशन। और मैंने कहा कि वो कंसंट्रेशन जो रिएक्शन में हिस्सा लेती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव मास। इन द रिवर्सिबल रिएक्शन A goes to A+B, ये आ गया। रिएक्शन ज़रा सुनो ना, मैं आपको, A+B goes to C+D।
जब टाइम ज़ीरो है अभी रिएक्शन शुरू हुआ है, ये 1 मोल पर डी एम क्यूब, ये 1 मोल पर डी एम क्यूब, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो, अभी रिएक्शन शुरू हुआ है ना। जब रिएक्शन आ गया इक्विलिब्रियम पे, अब वो कह रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी एट इक्विलिब्रियम वाज 0.8 मोल पर डी एम। जब इक्विलिब्रियम आया ये बन गया 0.8 मोल पर डी एम क्यूब, ये हो गया 0.8 मोल पर डी एम। 1 था ना, 1 आपने 1 लिया था, ए और बी 1, उसमें से प्रोडक्ट बन गए 1.8 तो 1.0 से 0.8 निकाल दो, ये प्रोडक्ट बन गया ना। तो आपके पास कितना बचा 0.2, तो रिएक्टेंट कितने रह गए 0.2 और 0.2। ये जो आपके पास है ना, ये वाला हर एक के साथ मोल पर डी एम क्यूब लगा लेना। जब आप मोल पर डी एम क्यूब लगाएंगे ना साथ, इसका मतलब है आप उनकी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। अब इस रिएक्शन की जो ऊपर है के सी एक्सप्रेशन लिखो, तो के सी एक्सप्रेशन आपने क्या लिखोगे, के सी कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी ओवर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ सी कितनी है 0.8, कंसंट्रेशन ऑफ डी कितनी है 0.8, कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना है 0.2, कंसंट्रेशन ऑफ बी कितना है 0.2। इनको मल्टीप्लाई करो, 8 8 0.64 ओवर 0.04 और इसको करोगे तो कितना आंसर आएगा 16। ये खुद कर लेना। और मुझे इसलिए ये जमा नफ़ी तेज़ी से आती है, मैं बार इससे पहले एक क्लास को तो करवाया है, कल 2 क्लासों को और को करवाया, तो मुझे तो कैलकुलेशन इसलिए, वरना मैं आपकी तरह होता तो मैंने लिखना था 0.8 8 8 64। अब ये पॉइंट किधर आएगा, 1 2 यहाँ पे आएगा, 0.2 2 2 4। अब ये 0.2 डिजिट इधर आएगा तो ये आएगा 0.04। अब मैं फिर ये 0.64 डिवाइडेड बाय 0.04 इनको डिवाइड करता, फिर मैं आंसर की तरफ आता और आंसर कितना लाता 16। नेक्स्ट आओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रिएक्शन प्रोसीड टुवर्ड्स कंप्लीशन, यानी तकरीबन रिएक्शन मुकम्मल हो चुका है। वो कब होगा, जब के सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा, और इनमें जो सबसे ज़्यादा है ना वो ए ही है। और अगर आपसे कहता कि बताओ कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बट आ लिटल बिट, थोड़ा सा फॉरवर्ड गया है, तो वो क्या आएगा बी। अच्छा नेक्स्ट आओ, एट अ सर्टेन टेम्परेचर H2, ये मैं लिख देता हूँ 2HI रिवर्सिबल H2 प्लस I2। अब वो कह रहा है कि कोई भी टेम्परेचर ओनली 50% HI इज़ डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम। आप ना जब टाइम ज़ीरो है, T=0 रिएक्शन शुरू किया, ये आपने HI लिया 100, फ़र्ज़ करें 100 लिया, और ये बना 0, ये बना 0, रिएक्शन अभी शुरू हुआ है, प्रोडक्ट तो बने ही नहीं, 0 0 लेने। अब आ गया इक्विलिब्रियम स्टेटमेंट के मुताबिक, तो 50%, ये 50 बन गया, ये क्या बन गया 50, ठीक है 50%, तो ये आपके पास कितना रहेगा 50, ये 50 आपके पास रहेगा, ये 50 रह गया। अब इसका वही ना एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन आपके पास आएगा, सॉरी ये 50, एक्सप्रेशन क्या आएगा के सी H2 I2 ओवर 2HI और इसका एक्सपोनेंट क्या आएगा 2, तो आपके पास आ गया 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास क्या आ गया 50 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आना चाहिए बोलो, सॉल्व कर लोगे। अच्छा चलें, इनको अगर इसमें थोड़ा सा वैसे डाउट है, इसको ज़रा अगर मैं लेता हूँ x, ये बना 0 और ये 0, ये बचा a-2x। चलें इसको फ़िलहाल इस तरह ही करो, बाद में इसको देखते हैं। मेरे असल में सर पे ली शैटल प्रिंसिपल सवार है कि टाइम ख़त्म होने से पहले ना मैंने उसको आपको समझाना है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द वैल्यू ऑफ के पी एंड के सी विल बी इक्वल टू के सी। तो ये ए जो है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के आगे बराबर। अगली बात, अगर मैं बी के बारे में कहूँ, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हैं तो क्या कहेंगे के पी इज़ ग्रेटर देन के सी। बेटा जी नेक्स्ट पे, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट अगेन ग्रेटर,
इट विल आल्सो Kp ग्रेटर देन Kc। और आखिरी में नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट आर ग्रेटर, इन दिस केस Kp इज लेस देन Kc, या जिसे आप कहते हैं ना Kc इज ग्रेटर देन Kp, ये दोनों। और नेक्स्ट पे ली शैटलियर प्रिंसिपल, हमारा आज यहाँ से आगाज़ हुआ। ली शैटलियर प्रिंसिपल, मेरे बच्चे ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है, इफ़ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन अ सिस्टमेटिकल, ये सारी बात को समझना मैं कहता क्या हूँ। अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, पहले मैं इतनी बात आपको समझाऊंगा। सिस्टम A प्लस बी रिएक्टेंट्स, C प्लस D प्रोडक्ट्स, दिस मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड सिस्टम। अब आपसे कोई पूछे कि सिस्टम से मुराद, आप कहेंगे वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, और वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और वो कहाँ पे है? इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम का मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स। इसका मतलब है द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ये पहली बात मेरी हो गई। सिस्टम मीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विच आर इन्वॉल्व इन रिएक्शन, दिस रिवर्सिबल रिएक्शन इज द सिस्टम। Now second one, it is at equilibrium, I mean rate of forward and reverse are equal। अब अगली बात आ गई, आपने इस सिस्टम पर जो इक्विलिब्रियम में है, आपने स्ट्रेस अप्लाई करनी है। स्ट्रेस, चार चीज़ों को मैं स्ट्रेस का नाम देता हूँ। नंबर वन, चेंज इन कंसंट्रेशन, आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा कर दो। दूसरी बात, चेंज इन प्रेशर स्लैश वॉल्यूम। तीसरी बात, चेंज इन टेम्परेचर। और एक और बात, वो है एडिशन ऑफ कैटलिस्ट और इनर्ट गैसेस। इन चार चीज़ों को जो मैंने आपके सामने बयान की, इन चारों को मैं एक नाम दूँ तो क्या कहते हैं? स्ट्रेस। इसका मतलब है अब दोबारा, अभी तक हमने बेटा जी इसका इतना हिस्सा पढ़ा है, इतना हिस्सा, सिर्फ इतना। और मैंने क्या कहा, दोबारा इसको देखना है, रट्टा नहीं लगाना। यहाँ सिस्टम से मुराद रिवर्सिबल रिएक्शन, एट इक्विलिब्रियम से बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स बराबर। स्ट्रेस से मुराद जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ गया तो आप इन चार में से कोई एक चेंज या दो चेंजेस या तीन या चारों ही कर देते। अब क्या होगा? अब इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी। जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस जब आपने अप्लाई की, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब्स, मतलब अब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स आपस में बराबर नहीं रहे। लेकिन अब क्या होगा भला? ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन की अल्टीमेट जो मंजिल है वो इक्विलिब्रियम स्टेट है। आपने डिस्टर्ब कर दिया ना, वो दोबारा फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स आएगा ताकि दोबारा किसको हासिल कर सके? इक्विलिब्रियम स्टेट, ताकि आपके स्ट्रेस के असर को ख़त्म कर सके। द सिस्टम यानी रिवर्सिबल रिएक्शन एक्ट्स इन सच अ वे, इस तरह फॉरवर्ड जाता है या रिवर्स आता है, सो एज टू नलीफाई, NULLI, नलीफाई, एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक मुमकिन हो सके, द इफेक्ट ऑफ दैट स्ट्रेस। नलीफाई के दो तीन मानी हैं। नलीफाई का मतलब होता है असर कम करना, असर कम करना। नलीफाई, असर कम करना। और ख़ूबसूरत उर्दू में कहते हैं असर मादूम करना, मीम ऐन दाल वाव मीम, मादूम करना, असर कम करना। मसलन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ असर कम करना है, असर ख़त्म करना नहीं है। कम करना ख़त्म करना अलग अलग बातें। अच्छा, मैं आपको ना नलीफाई के मानी बताता हूँ। एक खातून है, वो खाना बना रही है, खाने में नमक ज़्यादा डाल गया। अब वो नमक के असर को कम करना चाहती, ख़त्म नहीं करना चाहती। नमक टेस्ट डेवलप करता है,
ज़्यादा जो नमक डल गया है उसके असर को कम करें, नलीफाई द टेस्ट ऑफ, नलीफाई द एडिंग क्वांटिटी ऑफ साल्ट। अब वो क्या करेगी, वो ना पोटैटो काट कर उसमें डाल देगी। पोटैटो एक्स्ट्रा नमक को अब्जॉर्ब करेगा, सारा नमक नहीं करेगा, जितना मर्जी पोटैटो डाल। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ भी वही बात है। मैं आपको एक छोटी सी और बात बताता चलूँ। आपने ना जो बहुत बड़े बड़े पार्क्स हैं ना, उनमें एक लगा होता है शीशा, शीशा दरमियान में स्पोर्ट है, एक ऊपर लंबा सा फट्टा है, एक तरफ एक बच्चा बैठा है, दूसरी तरफ दूसरा बच्चा। बनन तो बच्चों के लिए है, लेकिन बच्चों को मैंने कम ही देखा है, औरतें ही बैठी। अच्छा, वो एक बच्चा इधर बैठा है, एक बच्चा इधर बैठा है, वो उसमें झूला लेते हैं। अब उस पर कोई नहीं बैठा, वो खाली है। ये इस तरह है वो, ये वाली जो है, दिस इज द स्टेबल पोजीशन फॉर सीसा, स्टेबल। आप पास से गुजरते हैं, आपका वहाँ पार्क में से गुजर हुआ, आप पास से गुजरते, आप शरारतन उसकी साइड को थोड़ा सा टच करके आगे गुजर जाते हैं। आपने क्या किया, यू अप्लाइड द स्ट्रेस, द सीसा वाज द सिस्टम दैट वाज दैट इक्विलिब्रियम, यू अप्लाइड द स्ट्रेस। जब आपने स्ट्रेस अप्लाई की, अब वो इधर ज़्यादा झुकेगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर थोड़ा, फिर कम, फिर कम, फिर कम। आप थोड़ा सा दूर जाके पीछे देखिएगा, वो दोबारा किस पे आ जाएगा, ठीक है ना। उसने क्या किया, इधर 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 जाके फॉरवर्ड रिवर्स आगे, उसने आपके स्ट्रेस के असर को क्या किया, नलीफाई, और दोबारा इक्विलिब्रियम पे आ गया, बिकॉज दिस इज द स्टेबल स्टेट फॉर दैट सीसा। द सेम एक्ट इज हियर। नीचे आ गया इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। पहले छोटी छोटी बातें, फिर मैंने आपसे ना इससे रेलेवेंट एक क्वेश्चन करना है, और मेरे बच्चे अगर जवाब देते हैं ना तो मैं समझूंगा आपको ऊपर वाली मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा सुनो, मेरे पास ये रिएक्शन है, ये वाला ए और बी रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, और मैं सी और डी को प्रोडक्ट कंसीडर करता हूँ। फॉरवर्ड जाए तो ए बी रिएक्टेंट है, रिवर्स आए तो सी डी रिएक्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, अब ना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कितना है आगे जाने वाला, तो शुरू में तो बहुत ज़्यादा है। जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचा है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड है 0.5 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, और रेट ऑफ रिवर्स कितना है, वो भी 0.5 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। बेटा जी, जब दोनों रेट्स आपस में बराबर हो जाएंगे ना, तो मैं कहूँगा ऊपर वाला जो रिएक्शन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज़ एट इक्विलिब्रियम स्टेट। अच्छा, आप मेरी जितनी भी गुफ्तगू सुनी आपने 1 घंटे की, मैंने इक्विलिब्रियम स्टेट उसकी डेफिनेशन में कहीं भी ये नहीं बोला कि इक्विलिब्रियम स्टेट वो होती है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट बराबर हो जाती है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने कहा इक्विलिब्रियम स्टेट वो होती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स आपस में, इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की अमाउंट बराबर हो भी सकती है। अगर KC1 आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, बराबर है। लेकिन KC1 वाले बहुत कम आपको रिएक्शन मिलेंगे। मोस्टली रिएक्शन में KC या तो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। मेरी बात को समझिए ना। अच्छा, अब ये रिएक्शन आपके पास आ गया इक्विलिब्रियम स्टेट पे। अब मैं भला क्या करता हूँ, मैं रिएक्टेंट और डाल देता हूँ, मैं A और डाल देता हूँ। अब क्या होगा, जब आप रिएक्टेंट और डालेंगे ना, यानी आपने चेंज इन कंसंट्रेशन कर दी। अब ये इक्विलिब्रियम स्टेट RF/RR जो बराबर थे, अब ये डिस्टर्ब हो जाएगी। अब क्या होगा, अब R रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ा जी, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ गई। लॉ ऑफ मास एक्शन का मतलब है कंसंट्रेशन बढ़ेगी, रिएक्शन किधर चल पड़ेगा, फॉरवर्ड। अब इसमें ना 2 बातें, टर्मिनोलॉजी जो आपसे पूछी जा सकती वो क्या है कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाएं, तो पहली टर्मिनोलॉजी, रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। पहली टर्मिनोलॉजी क्या है, रिएक्शन मूव्स इन टू अचीव इक्विलिब्रियम अगेन, दोबारा इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए। दूसरी टर्मिनोलॉजी है व्हेन वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या बोला, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन
दो मैंने बातें बोली हैं। अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो द रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड, या दूसरी बात क्या की है, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, अब अगली बात, अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, दोबारा इक्विलिब्रियम आ गया, दोबारा रेट ऑफ फॉरवर्ड ये इतना हो गया, इक्विलिब्रियम दोबारा आ गया, डिस्टर्ब हुआ, दोबारा आ गया, अब दोबारा जब अचीव हो गया, अब आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करते हैं, इसमें से ए या बी निकाल लेते हैं, कंसंट्रेशन कम होगी। अब क्या होगा, ए और बी कम हो गए ना, अब इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, रिवर्स। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड जाएगा, कम करेंगे तो रिवर्स। अब यही बात दूसरी तरफ अप्लाई करो, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो रिवर्स, और अगर पीछे की तरफ आ गए ना CO D इसमें, और अगर आप प्रोडक्ट निकालते जाएं तो किधर रिएक्शन जाएगा, फॉरवर्ड। इतनी बात समझियो। एक और बात भी MCQ का हिस्सा बनाओ, वो मैं पहले बता चुका, मैं दोबारा उसका यहाँ वो अब मैं बताऊँगा ना, आप कहेंगे सर ये तो आप नई बात बता रहे हैं, हालांकि मैं शुरू में बता चुका हूँ। वो भला क्या, जब आप कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन केसी चेंज नहीं। इस रिएक्शन की केसी सपोज 10⁴ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आप रिएक्टेंट कम करो ज़्यादा करो, केसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रिएक्टेंट कम या ज़्यादा करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन कुछ वक्त के लिए क्या हो गई, डिस्टर्ब, लेकिन कुछ देर के बाद दोबारा वो बहाल हो जाएगी। मेरी एक ना बात को सुनना, मैंने आपको समझा लिया, अब मेरे क्वेश्चन को आपने समझना है। मैं आपसे क्वेश्चन क्या करता हूँ, मेरा क्वेश्चन, मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में मैं पानी लेता हूँ, पानी, वाटर, ये वन ऑफ द रिएक्टेंट, पानी ले लिया, ये मेरे पास क्रिस्टल्स पड़े हुए, क्रिस्टल्स, दीज क्रिस्टल्स ऑफ बिस्मथ ट्राइक्लोराइड, ये क्रिस्टल्स है। एक और रिएक्टेंट, अब मैं इन क्रिस्टल्स को पानी में डालता हूँ, ये इन दोनों का रिएक्शन हुआ, जब रिएक्शन हुआ ना, तो अब इस पानी का कलर मिल्की हो गया, मिल्की दूधिया, ये कलर हो गया। क्यों हुआ, पहली बात ये ना, जब रिएक्शन हुआ तो BiOCl बना, BiOCl, दिस इज कॉल्ड बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड, बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड ना, इसकी वजह से सॉल्यूशन का कलर मिल्की हो गया, मिल्की। मेरा दोबारा सवाल कि इसमें कौन सी ऐसी ख़ास बात है कि इसके आने से सॉल्यूशन का कलर मिल्की हो गया। वो कहते हैं जी ख़ास बात नहीं है कि BiOCl, बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड, इट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में हल नहीं होता, और ना हल होने की वजह से वो ये सॉल्यूशन का कलर कैसा कर देता है, मिल्की। मैं आपको मिसाल देता हूँ, पानी ले लो, साथ कैल्शियम कार्बोनेट, संगे मरमर, मार्बल पीसा हुआ पाउडर फॉर्म में, वो लेके पानी में डालो, हिलाओ, पानी का कलर मिल्की हो जाएगा। अब ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है हजूर वाला कि वो जो कैल्शियम कार्बोनेट है दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गुजारो, वो मिल्की कलर ख़त्म हो जाएगा। अब क्या हो गया, असल में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिलकर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी में हल होता है, और हल होने की वजह से वो मिल्कीनेस क्या हो जाएगी, डिसअपीयर। तो इसका मतलब क्या हुआ सारी बात का, दिस मिल्कीनेस ऑफ सोल्यूशन इज ड्यू टू द इनसॉल्युबिलिटी ऑफ बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड इन वाटर। दिस बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मिल्क, इसको हम आर्टिफिशियल मिल्क भी कहते हैं। और साथ ही एक और प्रोडक्ट मान रहा है, वो क्या है, HCl, यानी सोल्यूशन एसिडिक भी होता जा रहा है। क्या बोला है, सोल्यूशन एसिडिक। लो जी, मिल्की बना BiOCl की वजह से, और साथ एसिडिक हो गया HCl की वजह। ये रिएक्टेंट हैं, और अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, और ये दोनों क्या हैं, प्रोडक्ट्स। बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड की वजह से सोल्यूशन मिल्की है। मेरा आपसे सवाल, और मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि आप मुझे ना अरस्तु बन के जवाब ना दिया करो, ना ही ये आपकी ना जो आपने जवाब देना है,
आपको अपनी ना घर की एक्टिविटी को देख के जवाब देना, वैसा भी नहीं देना जवाब जो मैं समझा रहा हूँ ना, ली शेटल प्रिंसिपल, और इस इक्वेशन के अंदर रहते हुए मुझे जवाब देना। और जो मैंने ऊपर आपको समझाया, मुझे बताओ अगर इस मिल्की सोल्यूशन में मैं मज़ीद पानी ऐड करूं, इफ़ आई ऐड मोर वाटर, अगर मैं पानी और इसमें मिलाऊं, बताओ मिल्कीनेस डिसअपीयर होती जाएगी या डीप होती जाएगी? बोलो। अच्छा, डिसअपीयर क्यों होगी? ये तो घरेलू आपने जवाब दे दिया ना कि दूध में पानी मिलाओ तो वो उसका मिल्कीनेस। आप यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा वाटर किस साइड पे है, और वाटर किस साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे है ना। तो आपने वाटर की अमाउंट बढ़ाने का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा दी। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड जाने का मतलब क्या है? बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और उसकी कंसंट्रेशन बढ़ने से मिल्कीनेस बढ़ेगी, कम नहीं होगी। मेरी बात को समझो। चलो मैंने क्या आपको समझाया कि अगर मैं पानी की कंसंट्रेशन कम करता जाऊं, सॉल्यूशन में से पानी निकालता जाऊं, बताओ मिल्कीनेस डिसअपीयर होती जाएगी या डीप होती जाएगी? अब भला क्यों हुआ? क्योंकि जब आप पानी को कम करेंगे रिएक्शन किधर चल पड़ेगा? रिवर्स का मतलब है बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड की कंसंट्रेशन कम होती। मिल्कीनेस किसकी वजह से है? बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड की वजह से ज़्यादा होगा, मिल्कीनेस ज़्यादा होगी, और अगर उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो मिल्कीनेस भी कम होती जाएगी। मैं ना 3 बातें आपको समझाना चाहता हूँ, 3 बातें। अफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम और प्रेशर, 3 बातें। पहली बात, अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में, मैं रिएक्शन को RX लिखूँगा, सारे के सारे सॉलिड हों या लिक्विड हों, सॉलिड या लिक्विड हों, तो बेटा जी डेल्टा P या डेल्टा V चेंज इन कंसंट्रेशन या इससे Kc पर या इक्विलिब्रियम स्टेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पहली बात आ गई। मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर किसी भी रिएक्शन, मसलन ना ये एक रिएक्शन है CH3COOH प्लस C2H5OH, मशहूर ज़माना रिएक्शन। ये बुक्स में कोई 12 दफ़ा 8 दफ़ा तो सेकंड ईयर की बुक में आया ना। तो ये बना CH3COO C2H5 प्लस वाटर, ये रिएक्शन है। ये फॉरवर्ड जाए एस्टर बनता है, एस्टेरिफिकेशन है। अब इस रिएक्शन में ये भी एक्वस और ये लिक्विड है, यानी ये सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिक्विड स्टेट में हैं। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाए तो प्रेशर वॉल्यूम कम ज़्यादा करने से इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगी। दूसरी बात, नंबर 2, दूसरा पॉइंट कहूँगा मैं, ये एक रिएक्शन है H2 गैस I2 गैस रिवर्सिबल 2HI, दिस इज आल्सो द गैस। या अब इसमें मैं क्या कहूँगा, ये रिएक्शन नंबर 1, ये गैसियस फेज रिएक्शन है। आई मीन ऑल द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस स्टेट। नंबर 2, इसमें डेल्टा N 0 है, आई मीन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। अगर ये रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम पे आता है, प्रेशर वॉल्यूम चेंज करने से इसकी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब नहीं हो। ये पहली 2 बातें तो ज़हन में बिठाओ। यानी जो मेरा हेडिंग है ना ऊपर, वो इन 2 कंडीशन पर अप्लाई नहीं होता। अब तीसरी बात, तीसरा नुक्ता ये है कि मेरे पास ये रिएक्शन आ गया, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस रिवर्सिबल 2SO3 गैस। अब एक तो ये, एक मैं और लेता हूँ रिएक्शन, PCl5 वेपर्स हैं, चलो मैं गैस लिख देता हूँ, इट गोज़ टू PCl3 गैस Cl2 गैस। ये मैंने 2 रिएक्शन लिखे। इन 2 रिएक्शन में
कॉमन क्या चीज़ है? नंबर वन, ये दोनों गैशियस फेज रिएक्शन है, फेज रिएक्शन। और दूसरी बात, इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, यानी डेल्टा एन जो है वो ज़ीरो नहीं है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब अगर आप इन रिएक्शंस जब ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएं, इनमें प्रेशर को या वॉल्यूम इनको चेंज करोगे ना, यानी प्रेशर वॉल्यूम कम ज़्यादा करोगे, तो इक्विलिब्रियम स्टेट जो है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट वो डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स आएगा, ये हमें ली शटल बताता है। मैं तो सिर्फ एक सेंटेंस लिखता हूँ, मैं कहता हूँ समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो ना से। अब सेंटेंस सुनना क्या है, सिर्फ एक सेंटेंस मैं इनके बारे में बोलूँगा। फॉर दोज गैशियस फेज रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल, यानी मैं इन दो रिएक्शंस के बारे में मुखातब हूँ। इफ़ अगर प्रेशर बढ़ाएंगे, बेटा जी प्रेशर बढ़ाने का दूसरा मतलब है वॉल्यूम कम करेंगे। प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या है? वॉल्यूम। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे यानी वॉल्यूम कम करेंगे, एक ही बात है। प्रेशर बढ़ाना वॉल्यूम कम होना एक ही बात है। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे यानी वॉल्यूम कम करेंगे तो रिएक्शन उस तरफ चल पड़ेगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। ये जो मैंने इतना लिखा है ना, ये आपने अपने ज़हन के अंदर रट लेना है। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे रिएक्शन उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे रिएक्शन उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। ये बात ज़हन में रखिए, इसको उलट कर दो। अगर प्रेशर कम करेंगे रिएक्शन उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, उल्ट हो गया। और इसको फिर वॉल्यूम पे आप पढ़ाए। अब ज़रा सुनना मेरी बात, ये पहले रिएक्शन को देखो, ये इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम। इसमें रिएक्टेंट के मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 3, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट 2, मतलब प्रोडक्ट के मोल कम हैं, रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा। अब प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ मीन वॉल्यूम कम करो, रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड नंबर ऑफ मोल्स कम है। दोबारा मेरी बात सुनो, मैंने आपसे क्या कहा? मुझे ये बताना N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3। पहली बात, ये गैस गैशियस फेज, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 4 मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट 2 मोल्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर नहीं। मेरा सवाल, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाए, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं, क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स आएगा? क्यों जाएगा फॉरवर्ड? क्योंकि फॉरवर्ड नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं? कम है। मैं उल्ट करता हूं, मुझे बताना, अगर ये वाला जो रिएक्शन आपके सामने है, अगर मैं वॉल्यूम कम करूं, वॉल्यूम कम करने का मतलब क्या है? प्रेशर बढ़ा रहे हैं, किधर जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। तो ये स्टूडेंट, इसके बाद ना ये है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। टाइम जो है ना वो 11 बज गए, आपका 1.5 घंटा मैंने लिया। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे ना काफ़ी अभी ना ये कुछ आगे MCQs भी आने, अच्छा यानी 6-7 स्लाइड्स हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर को मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन ये मैं अब नहीं कर पाऊँगा। आपका जो मंडे को टेस्ट होगा उसमें साफ ज़रा इससे रेलेवेंट आएंगे। इससे पहले मैंने जो पढ़ाया ना, उससे रेलेवेंट जो भी MCQs आएंगे ना, मैं उनको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। हाँ, जब इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर से मुतल्लिक़ कोई क्वेश्चन आएगा ना, उसको मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा। और जितनी बातें मैं यहाँ करना चाहता हूँ ना, मैं वहाँ पे आपको एक एक बात याद भी करवाऊँगा, सिखाऊँगा।